भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विषय के अंतर्गत पिछले अध्याय तक हमने पढ़ा सिंधु सभ्यता काल में वहाँ के निवासियों का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और सिंधु वासियों की जो सिंधु सभ्यता के मौलिक गुण। आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक परंपरा, उसके बाद वैदिक काल। जैसा कि हमें ज्ञात है कि सिंधु सभ्यता का जो समय रहा है 3250 से 2750 ईस्वी तक का है और वैदिक काल 3000 से 1500 ईस्वी पूर्व तक का माना गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक परंपरा। तो जैसा हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता से ही स्पष्ट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्पष्ट रूप से वैदिक आर्य सभ्यता की परंपरा में विकसित हुई है। यहाँ के खुदाई से प्राप्त जो कुछ मूर्तियाँ हैं उन मूर्तियों में आसनबद्धता और नासाग्र दृष्टि हमें देखने को मिली है। आसनबद्धता से तात्पर्य है आसन लगाकर बैठना, और आसन लगाकर बैठने की जो पद्धति है, आसन लगाकर बैठने की जो परंपरा है, हम मान सकते हैं कि भारत से बाहर की कभी नहीं हो सकती। आसन लगाकर बैठने की जो पद्धति है वो भारत की ही है। भारत से ही जापान और हिंद एशिया आदि देशों में यह गई है। तो हम मान सकते हैं कि भारत की ही प्रणाली है, भारत की ही पद्धति है आसनबद्धता। दूसरा है नासाग्र दृष्टि। नासाग्र दृष्टि मन को अंतर्मुख करने का एक योग है, उपाय है। अंतर्मुखी करने का एक यौगिक उपाय है और यह सभ्यता भी भारत की ही है। नासाग्र दृष्टि पद्धति भी भारत की ही है। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो संस्कृति थी वैदिक थी। सिंधु सभ्यता की संस्कृति वैदिक थी। यहाँ एक सिर, मोहर पर कलश, काष्ठ आदि के साथ शमशान का दृश्य भी अंकित है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ खुदाई में बहुत सारे शिवलिंग मिले हैं। पत्थर के, पाषाणमयी, प्रस्तरमयी शिवलिंग भी पाए गए हैं। अब हम जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा भी भारत से अन्यत्र कहीं नहीं होती है। वैदिक सनातन सभ्यता को छोड़कर दूसरी जगह हमें शिवलिंग की पूजा दिखाई नहीं देती है। तो हम कह सकते हैं कि जो मोहर हमें प्राप्त हुई उसमें जो लिपि है उसका पाठोद्धार पाश्चात्य देशों में अभी तक नहीं हो पाया है, अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन भारत में जो विश्लेषण किया गया उसके अनुसार उस सील में एक वृक्ष पर 2 पक्षी चित्रित हैं। इसके अलावा एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, केवल देख रहा है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ईश्वर और जीव विषयक, ईश्वर और जीव विषयक
भाव अंकित हुआ है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता, सिंधु भाषा को वैदिक संस्कृत भी माना गया है। महाभारत की युद्ध के बाद इस भारतीय सभ्यता का ह्रासोन्मुख हुआ, अर्थात यह भारतीय सभ्यता पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य भारतीय सभ्यता ह्रासोन्मुख हुई, अर्थात पतन की ओर गई। सिंधु घाटी में जो प्राप्त अवशेष हैं, उस सिंधु घाटी के प्राप्त अवशेषों से ह्रासोन्मुखी वैदिक सभ्यता के चिन्ह भी हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का द्रविड़ आर्यतर होने की जो कल्पना है वो निश्चित रूप से निर्मूल है, बिना किसी कारण के है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक परंपरा का संबंध हमें दिखाई देता है। आगे हम बात करते हैं वैदिक काल, जिसका समय निर्धारण विद्वानों ने 3000 से 1500 ईस्वी पूर्व तक किया। तो पहले तो मुख्य लाइनें हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति के इतिहास में वैदिक मंत्रों का या वेदों का जो स्थान है गौरवपूर्ण है, गरिमामयी है। भारत का इतिहास आर्य जाति का इतिहास है। आर्यों के भारत आगमन से भारतीय इतिहास का आरंभ होना तथा स्वयं आर्यों की सभ्यता के विषय में प्रथम जानकारी ऋग्वेद से ही प्राप्त होना, यानी कि पहला क्या है कि आर्यों के भारत आगमन से भारतीय इतिहास का आरंभ होना, पहली बात। दूसरी बात है कि स्वयं आर्यों की सभ्यता के विषय में प्रथम जानकारी ऋग्वेद से ही प्राप्त होना। इसके अनुसार जो ऋग्वेद है भारतीय आर्य शाखा की पहली और प्राचीनतम शाखा है। इन दोनों प्रमाणों से क्या स्पष्ट होता है? इन दोनों प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद भारतीय आर्य शाखा की पहली और प्राचीनतम शाखा, प्राचीनतम रचना है। दूसरा, जब हम बात करेंगे ऋग्वेद का समय और स्वरूप, तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद के विषय में भारतीय संस्कृति का जो विषय है, ऋग्वेद की रचना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, यह प्रश्न अभी तक विवादग्रस्त है, विवादास्पद है। इनके विषय में कोई प्रमाण नहीं है, उचित प्रमाण हमें नहीं मिल पाए हैं। कई विद्वानों ने इस तथ्य को खोजने की जिज्ञासा की, प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसी तिथि प्राप्त नहीं हुई जिस पर सभी विद्वान एक मत हो सके या सहमत हो सके। तब ऋग्वेद का जो समय है वो 2500 ईस्वी पूर्व माना गया, मोटे तौर पर, निश्चित प्रमाण नहीं है, फिर भी मोटे तौर पर ऋग्वेद का जो समय है 2500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है और मंडल मंत्रों में या मंत्रों का निर्देशन करते हैं। देखो ऋग्वेद के 2 क्रम हैं, एक तो है मंडल क्रम, और एक है अष्टक क्रम। ऋग्वेद के 2 क्रम हैं, मंडल क्रम में 10 मंडल हैं, अष्टक में 8 अष्टक हैं। ठीक है, तो मंडल क्रम और अष्टक क्रम, तो मंडल और अष्टक किसमें विभाजित है? मंत्रों में विभाजित है, यानी कि वेदों में हमें मंत्र मिलते हैं। क्या पाए गए हैं? मंत्र पाए गए हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है और मंडल मंत्रों का निर्देशन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मंडल जो हैं 10 मंडलों के भिन्न भिन्न मंत्र हैं। मंत्रों की रचना भिन्न भिन्न ऋषियों ने की, अलग अलग समय पर की, अलग अलग स्थान पर की। अब जब हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, व्याख्या रूप में पढ़ेंगे,
तब हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत का इतिहास एक प्रकार से इस देश में रहने वाली आर्य जाति का ही इतिहास है, क्योंकि ऋग्वेद स्वयं आर्य जाति, ऋग्वेद स्वयं आर्य जाति या आर्यों के आगमन के इतिहास का प्रारंभ होता है, आर्यों के इतिहास को बताता है। संपूर्ण मानव जाति का प्रथम ग्रंथ प्रतीत होता है। ऋग्वेद ऐसे नहीं कि केवल आर्यों को बताता। ऋग्वेद से जो स्पष्ट होता है वो यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद संपूर्ण मानव जाति को ही बताता है। संपूर्ण मानव जाति का प्रथम ग्रंथ है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद से हमें आर्यों के भारत आगमन की सूचना भी प्राप्त होती है। आर्यों की सभ्यता के विषय में भी प्रमाण मिलते हैं। तब हम क्या कह सकते हैं कि ऋग्वेद भारतीय शाखा, ऋग्वेद भारतीय आर्य शाखा की पहली और प्रामाणिक रचना है, प्रामाणिक ग्रंथ है। ऋग्वेद से पहले की किसी भी रचना का कोई प्रमाण नहीं है, कोई संकेत हमें किसी ग्रंथ में नहीं मिला है। तब हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद ही सर्वप्रथम लिखित ग्रंथ है और यह संपूर्ण मानव जाति का ही ग्रंथ है। दूसरा, ऋग्वेद का समय और स्वरूप। तो जैसा कि पहले कहा मैंने कि ऋग्वेद के विषय में जो जानकारी है कि ऋग्वेद की रचना कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, इसका कोई प्रमाण है नहीं। लेकिन फिर भी विद्वानों ने मोटे तौर पर ऋग्वेद का जो समय निर्धारण किया 2500 ईस्वी पूर्व का माना है। ऋग्वेद की रचना से पहले का कोई भी ग्रंथ नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद रचना से पहले उसमें वर्णित सभ्यता का एक लंबा समय निश्चित रूप से बीत गया होगा। तभी तो किसी रचना का निर्माण हुआ होगा, तभी तो कोई रचना रचित हुई होगी, किसी न किसी के आधार पर तो लिखी गई होगी। तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद से पहले भी, ऋग्वेद से जिस सभ्यता का हमें ज्ञान होता है या बोध होता है, वह उस रचना से अर्थात ऋग्वेद से पहले ही फल फूल चुकी होगी। थोड़ा बहुत तो कुछ होगा तभी तो लिखा होगा। तो ऋग्वेद से पहले ही फल फूल चुकी थी, यह निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। और ऋग्वेद के समय में वह अपनी प्रौढ़ावस्था में होगी, क्योंकि ऋग्वेद में जो पूर्वज हैं, ऋषि हैं, मार्गदर्शक हैं, उनका भी स्थान स्थान पर हमें वर्णन मिला है। तो इससे वर्णित जो सभ्यता है, उस सभ्यता का स्वरूप पहले से ही निर्धारित हो चुका था, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि आर्यों का प्रसार, प्रारंभिक सभ्यता, सामाजिक मान्यता, ये ज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री है। ऋग्वेद में ही भारत के आगमन, यानी कि ऋग्वेद में आर्यों के भारत आगमन का कोई संकेत वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी एक व्यवस्थित समाज और उन्नत सभ्यता का वर्णन है। तब हम मान सकते हैं कि वो आर्य ही थे, क्योंकि उन्नत और व्यवस्थित समाज आर्यों का ही था, श्रेष्ठ जाति का था। उनके अनेक मत थे, दर्शन थे, धर्मों की शाखाएं, शाखाओं से प्रशाखाएं फिर पैदा हो, उत्पन्न हुई। ऋग्वेद आज तक हम देखते हैं कि गायत्री मंत्र का मूल स्रोत है। उस गायत्री मंत्र को हम देखते हैं कि अक्षर से जप करने में श्रद्धा करोड़ों हिंदू रखते हैं। उसके प्रत्येक स्वर,
प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक शब्द को हम पवित्र मानते हैं, वो ऋग्वेद की ही देन है, गायत्री मंत्र। उसके स्थान में मनुष्य द्वारा रचित किसी भी अनुवाद या अन्य जप को हम स्वीकार नहीं करते हैं। तब हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद सर्वप्रथम लिखित ग्रंथ है। जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा कि जीवन के अचरज और भय की तरफ एक जन समाज की मिलीजुली प्रतिक्रिया का यह काव्यमय एक वसीयतनामा था। काव्यमयी वसीयतनामा है ऋग्वेद। सभ्यता के आरंभ में ही एक जोरदार और अछूती कल्पना वाले लोग जीवन के अपार रहस्य को भेदने के लिए उत्सुक हुए। अपने सरल विश्वास द्वारा हरेक तत्व में प्रकृति की प्रत्येक शक्ति में देवत्व को देखा, हर एक शक्ति को देवमयी देखा। उनका जीवन आनंदमयी और साहसी था, या कह सकते हैं आनंदमय और साहसी था, और रहस्य की भावना ने उनके जीवन में एक जादू पैदा कर दिया, एक जादू उत्पन्न कर दिया, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तब हम कह सकते हैं कि वैदिक काल निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ काल रहा। आगे हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता का विवरण, वहाँ का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन किस प्रकार से रहा। तब तक रुकते हैं, धन्यवाद।